welcome back to Logical, and this is the last part of our series of Constitution of India, जिसमें आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए और ये लास्ट पार्ट ही हो हमारी सीरीज़ का। आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट डिग्नेटरीज करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, जो कि कभी कभार एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट होती है और उस पर पैसेज बनने की जो पॉसिबिलिटी है वो भी ईजी होती है, बिकॉज उस चीज़ पे पैसेज बनाना बहुत ईजी होता है कंसोर्शियम के लिए भी। सो लेट्स डाइव इनटू इट। लास्ट तक अपनी वीडियो देखना और इसके नोट्स बना लेना, बट ऑफकोर्स अगर नोट्स नहीं बनाए या बाद में बना रहे हो देन इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना जहाँ पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आते हैं प्रेसिडेंट, जो कि आर्टिकल 52 में दिए हुए हैं। ठीक है, अब प्रेसिडेंट बनने की भी कुछ एलिजिबिलिटी या क्राइटेरिया है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है कि वो सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, उनकी एज 35 ईयर्स मिनिमम होनी चाहिए एंड वो एलिजिबल होने चाहिए मेंबर ऑफ लोकसभा के का मेंबर बनने के लिए। ठीक है, इट डज नॉट होल्ड अ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब कि कोई भी ऐसा और काम जिसमें मनी इन्वॉल्व है वो चीज़ होल्ड नहीं कर सकते, बिकॉज फिर उनका इंटरेस्ट जो है वो डिविएट हो सकता है उस चीज़ के मतलब टूवर्ड्स। ठीक है, इनका जो टर्म होता है वो 5 ईयर्स का होता है। रेजिग्नेशन ये वाइस प्रेसिडेंट को देता है, मतलब अगर उनको रिटायर होना है या रिजाइन करना है तो वो किसको अपना रेजिग्नेशन देंगे? वाइस प्रेसिडेंट को। ये ओथ सीजीआई विच इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देते हैं, मतलब जो स्टार्टिंग में जो ओथ देते हैं ना वो ये चीफ जस्टिस के सामने देते हैं, और इलेक्शन जो है इनका इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, इनका रिमूवल कैसे कैसे वेज में हो सकता है? तो टर्म अगर ओवर हो गए, जैसे 5 साल पूरे हो गए तो इनका रिमूवल हो सकता है। रेजिग्नेशन मतलब इनने रिजाइन कर दिया। ऑफकोर्स इनका डेथ हो गया तो एन इम्पीचमेंट मतलब इनको इनके खिलाफ कोई इम्पीचमेंट ऑर्डर रिलीज हो गया, मतलब इनको निकालने की प्रोसीजर स्टैब्लिश हो गया, तो उस चीज़ से भी इनको निकाला जा सकता है, जो कि आर्टिकल 61 में दिया हुआ है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। वाइस प्रेसिडेंट जो कि आर्टिकल 63 में है, इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़े सिमिलर ही है प्रेसिडेंट से, जैसे सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 ईयर्स ऑफ एज, एलिजिबल टू बी मेंबर ऑफ राज्यसभा। वहाँ पे लोकसभा था, यहाँ पे राज्यसभा है। डज नॉट होल्ड अ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो ये मैंने समझा ही दिया। अब देखो, इनका जो टर्म है वो 5 ईयर्स का है। रेजिग्नेशन ये प्रेसिडेंट को देते हैं और ओथ भी ये प्रेसिडेंट के सामने ही लेते हैं, और इलेक्शन जो है इनके भी इनडायरेक्ट ही होते हैं। ठीक है, रिमूवल के लिए इन पे कोई इम्पीचमेंट ऑर्डर नहीं रिलीज होता है, जबकि एक रेजोल्यूशन पास होता है बाय राज्यसभा एंड अग्रीड बाय लोकसभा। अब देखो, ये इनका क्राइटेरिया राज्यसभा है, तो ये राज्यसभा से ही रेजोल्यूशन पास होगा, जो कि अग्री करना पड़ेगा लोकसभा को। अब किस ग्राउंड्स पे होगा वायलेशन? विच इज़ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इनने कुछ ऐसा काम किया जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है, उसको वायलेट कर रहा है, तो इनकेपेसिटी टू परफॉर्म अ ड्यूटी, मतलब लेट से उनका एक्सीडेंट हो गया है ना, नाउ ना चाहते भी अब वो केपेबल नहीं बने अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए, दैट्स वाई उनका रिमूवल हो सकता है। एंड मिसकंडक्ट और अब्यूज ऑफ ऑफिस, उनने कुछ ऐसा काम किया जिससे मिसकंडक्ट हुआ या ऑफिस जो था उसकी जो रेप्यूटेशन थी वो डाउन हुई, तो इनका जो है रिमूवल हो सकता है ना। सबसे इम्पोर्टेंट हमारी इंडिया में जो पर्सन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर को ही माना जाता है, तो ये आर्टिकल 78 में दिया हुआ है। इनके फीचर्स क्या हैं? तो ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, मतलब जो गवर्नमेंट है उसके हेड की तरह माने जाते हैं। लीडिंग पार्टी जो पावर में है उसके जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, या जो लीडिंग पार्टी के हेड होते हैं मेनली ये उन्हीं को बनाया जाता है। ये प्रेसिडेंट को भी एडवाइस कर सकते हैं। एंड जब कोलिशन बनता है, मतलब एक पार्टी की कोई किसी को मेजॉरिटी नहीं मिलती, एंड जब कोलिशन फॉर्म होता है 2 या 3 पार्टी से, तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, इनके भी कुछ क्राइटेरिया है, जैसे कि ये सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, ये इधर लोकसभा से भी हो सकते हैं राज्यसभा से भी, उनके मेंबर बनने के केपेबल होने चाहिए, बी अ मेंबर ऑफ ईदर लोकसभा और द राज्यसभा, complete 25 years of age if he is a member of Lok Sabha, or 30 years
इफ ही इज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। मतलब अगर ये लोकसभा के मेंबर हैं तो इनकी मिनिमम एज 25 होनी चाहिए, अगर राज्यसभा के मेंबर है तो इनकी 30 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है। इफ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 6 months टू बिकम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब देखो इसका मतलब क्या है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो सिर्फ एक पार्टी से ही नहीं होते, बल्कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी कभी कभार आते हैं। तो जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का क्राइटेरिया है वो ये है कि अगर उनके पास 6 महीने हैं एंड 6 महीने में उनको मेंबर बनना होगा पार्लियामेंट का, क्योंकि वो किसी पार्टी से नहीं आ रहे तो अभी मेंबर तो है नहीं। तो जब वो ये क्राइटेरिया फुलफिल कर लेंगे तभी वो प्राइम मिनिस्टर बन पाएंगे। एंड ऑफ कोर्स प्रॉफिट ऑफ ऑफिस, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो होल्ड नहीं कर सकते। अब देखो नेक्स्ट पे आते हैं, विच इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। व्हाट इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? अब देखो, लॉयर टू द यूनियन गवर्नमेंट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। एक ऐसा लॉयर जो कि यूनियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे अपॉइंट होता है टू फाइट देयर केसेस ऑन देयर बिहाफ, उसे कहते हैं अटॉर्नी जनरल, जो कि 76 आर्टिकल में गिवन है। ठीक है। इनके क्वालिफिकेशन क्या है कि इनको सुप्रीम कोर्ट के जज बनने का एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो जज बनता है उनके भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे। अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं या उसकी एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हैं तो ये अटॉर्नी जनरल बन सकते हैं। ऑफ कोर्स कुछ और क्राइटेरिया जैसे कि सिटीजन ऑफ इंडिया, हैव बीन अ हाई कोर्ट जज फॉर एटलीस्ट 5 years or an advocate for at least 10 years और become a distinct jurist by the president। ये जो सारे क्राइटेरिया ये सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के ही हैं। मतलब हाई कोर्ट के जज होने चाहिए फॉर 5 years, एंड अगर एडवोकेट है तो वो 10 years किसी भी हाई कोर्ट में एडवोकेट होने चाहिए एंड बी कंसिडर्ड अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। उनको एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट का टाइटल मिलना चाहिए बाय प्रेसिडेंट। ठीक है। इनकी कोई फिक्स टर्म नहीं होती, क्योंकि देखो जो ये पर्सन होते हैं ये गवर्नमेंट की द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। सो जब तक गवर्नमेंट रहेगी तब तक इनका भी टर्म रहेगा। तो गवर्नमेंट चाहे किसी को भी बना दे जो उनका ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म कर रहा हो या जो उनके लिए सबसे केपेबल इंसान हो, तो इसलिए इनका कोई फिक्स टर्म नहीं है। इनकी ड्यूटी क्या है? ये यूनियन गवर्नमेंट को डिफेंड करते हैं इन केसेस अगेंस्ट इट। मतलब अगर यूनियन गवर्नमेंट पे कोई केस हो गया तो उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। लीगल एडवाइस टू द पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट में जो सिटिंग है उसको अटेंड भी कर सकते हैं और अपनी जो लीगल एडवाइस है वो पार्लियामेंट को दे भी सकते हैं। जो फर्स्ट हमारे अटॉर्नी जनरल थे वो थे MC सेतलवाद। ठीक है, ये ध्यान रखना, दिस इज अ वेरी फ्रीक्वेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो कि बार बार आता रहता है। और करंट अटॉर्नी जनरल है R वेंकटरमणी। ठीक है ना। एक और ऐसे ही लॉयर होते हैं यूनियन गवर्नमेंट के जो कि ऑफकोर्स प्रेसिडेंट के द्वारा ही इलेक्ट होते हैं। वो होते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि आर्टिकल 143 में गिवन है। अब देखो जो अटॉर्नी जनरल थे वो भी लॉयर थे, सॉलिसिटर जनरल हैं वो भी लॉयर है। इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस कुछ नहीं, सिर्फ रैंकिंग का फर्क है। अटॉर्नी जनरल हमारे यहाँ ऊपर माने जाते हैं, सॉलिसिटर जनरल उनसे नीचे आते हैं। तो इनके क्वालिफिकेशन क्या है? एलिजिबिलिटी टू बिकम द सुप्रीम कोर्ट जज, जिनके क्राइटेरिया हैव बीन हाई कोर्ट जज फॉर एटलीस्ट 5 years और एन एडवोकेट। जो उनका क्राइटेरिया था वो इन्हीं का है, जैसे डिस्टिंग्विश्ड जजेस फॉर द प्रेसिडेंट, सिटीजन ऑफ इंडिया। इनकी टर्म फिक्स्ड होती है विच इज़ 3 years, और इनकी जो ड्यूटी होती है वो होती है यूनियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना इन केसेस अगेंस्ट इट। ठीक है ना। ये जो पार्लियामेंट का सेशन है वो अटेंड नहीं कर सकते, ये एडवाइस नहीं कर सकते पार्लियामेंट में। ठीक है। फर्स्ट अटॉर्नी जनरल थे चंद्र किशन देफात्री, एंड करंट जो है वो है तुषार मेहता, सबकी फेवरेट, सबके बहुत फेमस। ठीक है। अब देखो वो सारी जो चीज़ें थी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर वो यूनियन लेवल पे है। स्टेट लेवल पे क्या है? स्टेट एग्जीक्यूटिव। सबसे पहले आते हैं गवर्नर। इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? हर स्टेट के अपने अपने गवर्नर होते हैं। तो ये सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, 35 years ऑफ एज, नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। नहीं तो
देखो होता क्या है कि अगर वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस के मेंबर है, देन उनके ऊपर वो चीज बायसनेस वाली चीज आ सकती है, इसलिए उनको बोला गया है कि कोई भी मेंबर किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होने चाहिए। डज नॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। इनकी टर्म भी 5 ईयर्स होती है। रेसिग्नेशन ये प्रेसिडेंट को देते हैं। अपॉइंट भी ये प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाते हैं। और जो ओथ है ये उस स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं, जैसे अगर एमपी के गवर्नर है तो वो एमपी के चीफ जस्टिस जो हैं हाई कोर्ट के, उनको ओथ देंगे। ठीक है। रिमूवल बाय डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशन हुआ तो वो उन्हें रिमूव कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिस नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी और मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। ठीक है। एक चीज ध्यान रखना कि टू और मोर स्टेट्स हैव द सेम कैन हैव द सेम गवर्नर। मतलब जैसे दो स्टेट हैं तो उनके सेम गवर्नर हो सकते हैं। देयर इज नो क्राइटेरिया कि एक स्टेट का एक ही गवर्नर होगा। ठीक है। देखो अब आते हैं एडवोकेट जनरल पे। अटॉर्नी जनरल ऑन यूनियन लेवल, एडवोकेट जनरल ऑन द स्टेट लेवल। तो लॉयर टू द स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंटेड बाय गवर्नर। क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी टू बिकम अ हाई कोर्ट जज, must be a citizen of India, have at least 10 years of experience as an advocate in the High Court of India, have at least 10 years of experience as a judicial official in India। ठीक है। कोई फिक्स टर्म नहीं होती इनकी, और इनकी जो ड्यूटी होती है वो ऑफ कोर्स जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको उनके केस के अगेंस्ट डिफेंड करना है। ठीक है। ये स्टेट गवर्नमेंट होगा, यूनियन में। ठीक है ना। स्टेट लेजिस्लेटर, पहले हमने वो देखी थी लोकसभा एंड राज्यसभा। अब हम स्टेट लेजिस्लेचर देखेंगे। तो स्टेट लेजिस्लेचर में आता है लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको विधानसभा भी कहते हैं। इसके डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। 5 ईयर की टर्म होती है। इसका क्राइटेरिया है सिटीजन होने चाहिए एंड 25 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए। मैक्सिमम जो है वो 500, मिनिमम 60 सीट्स। टेम्पररी हाउस है और हर स्टेट के पास एक लेजिस्लेटिव असेंबली है। अब देखो जो जो चीज़ लोकसभा में प्राइमरीली आती है ना, वो स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबली में आती है। ठीक है। ये एक टेम्पररी हाउस है क्योंकि 5 ईयर्स बाद इसका टर्म जो है वो ओवर हो जाता है। इसकी जो मिनिमम स्ट्रेंथ है वो 60 है, मैक्सिमम 500 है। ये सारे क्राइटेरिया तो पढ़ोगे। अच्छा ये चीज़ ध्यान रखना कि सिर्फ 6 स्टेट के पास लेजिस्लेटिव असेंबली है, जबकि ओनली 6 स्टेट हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है। जिसको विधान परिषद भी कहते हैं। इनके इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं जैसे राज्यसभा के। इनका टर्म 6 साल का होता है, लेकिन ये परमानेंट हाउस है क्योंकि हर साल 1/3 ऑफ मेंबर जो है वो अ, हट जाते हैं। ठीक है। इसकी मिनिमम 40 है, मैक्सिमम 1/3 ऑफ द मेंबर जो सिटीजन है और 30 ईयर्स ऑफ एज है। वो उनका क्राइटेरिया होता है कि वो बन सकते हैं इसके मेंबर्स। एंड इसकी टर्म 6 साल, जैसे मैंने बता ही दिया। ठीक है। अच्छा एक चीज और देख लो कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार एंड उत्तर प्रदेश, सिर्फ ये 6 स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इलेक्शन कमीशन के। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कमीशन। क्यों? क्योंकि जो इलेक्शन है वो कितने फेयर एंड फ्री बाय चीज से हो रहे हैं, उन उसका काम जो है वो आता है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। ठीक है। इसका एक इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ठीक है। ऑल 3 हैव इक्वल पावर एंड सैलरी। ऐसा नहीं है कि अगर जो चीफ है उनकी सैलरी अलग है बाकी 2 की अलग है। और इनका जो टर्म है वो 6 साल है और 65 ईयर्स ऑफ एज। मतलब 6 साल या कंप्लीट हो जाए या कोई भी मेंबर अगर 65 ईयर्स का हो गया है तो उनकी टर्म वहीं खत्म हो जाएगी। जो फर्स्ट हमारे इलेक्शन कमिश्नर थे वो है सुकुमार सेन। अभी जो करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो है राजीव कुमार। अब देखो जब ये बॉडी बनी थी 1951, तब ये सिंगल मेंबर बॉडी थी। बट अब देखो अगर कोई वोटिंग भी करानी हो या कोई डिसीजन लेना हो तो एक पर्सन लेगा तो वो उसी के फेवर में लेगा ना। बट अगर 3 मेंबर होंगे जो कि 1989 में बने,
तो वोटिंग आसान हो गई, डिसीजन अच्छे से लेने लग गए। तो वो जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन वाली चीज़ थी वो थोड़ी और इंश्योर हुई, इसीलिए इसको 3 मेंबर बॉडी बनाया गया। ठीक है, ये आर्टिकल 324 से 4 में आता है। ठीक है, अब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे कैग भी कहते हैं, आर्टिकल 148। ठीक है, जॉब टू मेंटेन फाइनेंस। अब ये जो बॉडी, ये सुना होगा बहुत, ये इनका काम होता है कि जो फाइनेंस को मेंटेन करना है, एलोकेशन ऑफ फाइनेंस है, उस चीज़ को हैंडल करते हैं कैग। ठीक है, इनकी टर्म भी 6 years और 65 years ऑफ एज, विच एवर इज सर्लियर। फर्स्ट थे वो वी नरहरि राव थे, अभी के संजय मूर्ति है। ठीक है ना, पार्लियामेंट पे आते हैं। पार्लियामेंट के कितने सेशन होते हैं? 3 सेशन होते हैं, बजट, मॉनसून एंड विंटर। अच्छा देखो, इनका मेन क्राइटेरिया जो होता है वो 2-3 महीने का गैप के साथ ये ले लेते हैं, लेकिन किसी रीज़न की वजह से अगर इनके सेशन नहीं हो पाए तो भी इनका जो मैक्सिमम गैप है वो 6 months हो सकता है। उससे ज़्यादा गैप में आप नहीं कर सकते, मतलब 6 month के अंदर अंदर आपको एक सेशन रखना पड़ेगा। इसको बुलाता कौन है, समन कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। कोरम क्या होती है? कोरम विच इज़ 1/10 ऑफ एक्चुअल स्ट्रेंथ। मतलब अगर किसी दिन 1/10 मेंबर नहीं आए, जैसे एक्चुअल स्ट्रेंथ अगर 100 है और 10 लोग नहीं आए, क्योंकि वो 1/10 हो गया, तो जो सेशन है वो टेक प्लेस नहीं होगा, क्योंकि कोरम फुलफिल नहीं हो रही। ठीक है, तो उसे कोरम कहते हैं। एडजर्न, एडजर्न कौन करता है? स्पीकर। जब फिक्स टाइम टू रिज्यूम हो, मतलब एक दिन की अगर प्रोसीडिंग खत्म हो जाती है तो उसे वापस जब रीस्टार्ट करते हैं फिक्स टाइम के साथ स्पीकर, तो उसे एडजर्न कहते हैं। एंड एडजर्न सिनेडाई जो ऑल्सो स्पीकर करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई फिक्स टाइम टू रिज्यूम नहीं होता। ठीक है, प्रोरोग क्या होता है? इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। प्रोरोग जो होता है वो प्रेसिडेंट करते हैं जब सेशन एंड होता है, मतलब या तो बजट सेशन एंड हुआ, या मॉनसून, या विंटर। इसको बीएमडब्ल्यू से याद रखना। ठीक है, तब वो चीज को प्रोरोग कहते हैं, जो कि प्रेसिडेंट करते हैं ना। डिसोल्यूशन, लोकसभा को डिसॉल्व कैसे करते हैं, या लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन द स्टेट लेवल? ड्यू टू हाउस एंड, अगर जो 5 year का टर्म है वो खत्म हो जाए तो हो सकती है डिसॉल्व। और अगर जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए ना, तब भी हाउस को डिसॉल्व कर सकते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है? जब अपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट एक मोशन इशू करती है कि आपके पास मेजोरिटी है या नहीं, इसको प्रूव करो। अगर रूलिंग पार्टी फेल हो गई तो उसे कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास होना, और वहीं हाउस डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर उनने ये क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया और ये बता दिया कि नहीं हमारे पास तो मेजोरिटी है अभी भी, तो उसे कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास नहीं होना। लेकिन इसको स्टार्ट करने के लिए एटलीस्ट 50 मेंबर्स को साइन करना पड़ता है लोकसभा के। ठीक है, नो फिक्स ग्राउंड, ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स्ड ग्राउंड है कि इसी ग्राउंड पे होगा, क्योंकि उस टाइम क्या सिचुएशन है, किस बेसिस पे, किस टॉपिक पे डिस्कशन चल रहा है, वो नहीं पता होता। तो नो फिक्स ग्राउंड है, किसी भी ग्राउंड पे कर सकते हैं, बट उसको पास करना जरूरी है, जिसके लिए 50 मेंबर्स जो है उनको साइन करना पड़ता है। अब आते हैं आगे, विच इज द पावर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। तो उनकी पावर्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोकसभा में है या पार्लियामेंट में है, उनकी पावर्स कुछ और भी होती हैं। तो वो क्या क्या है? मिलिट्री पावर, मतलब सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्स भी कहा जाता है। मतलब जो आर्म्ड फोर्स है उनके जो कमांडर है, सुप्रीम कमांडर, वो प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। एडवाइजरी टू सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट को भी एडवाइस कर सकते हैं। बिल बिकम्स एक्ट ओनली आफ्टर द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब कि बिल आया, बिल पास हुआ, बिल राज्यसभा गया, लेकिन उसके बाद जो फाइनल असेंट होता है, फाइनल कंसेंट होता है कि हाँ प्रेसिडेंट ने हाँ कर दी इस ये बिल को एक्ट बनाने के लिए, तभी एक बिल जो है वो फाइनली एक्ट बनता है। ठीक है, ऑर्डिनेंस भी इशू कर सकते हैं प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 123,
एंड गवर्नर भी अंडर आर्टिकल 213 ऑर्डिनेंस आर टेम्पररी लॉ। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो सेशन थे ये सेशन में मतलब सेशन में नहीं है या इनकी प्रोसीडिंग्स नहीं चल रही, लेकिन कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, तो क्या करेंगे? तो क्या इनके आने का वेट करेंगे? नहीं। तो अगर ऐसा हुआ, ऐसी सिचुएशन आई कि अर्जेंट लॉ बनाने की जरूरत है, तो प्रेसिडेंट उसको बना सकता है। लेकिन जैसे ही जो पार्लियामेंट है वो सेशन में आएगा, उनको वो लॉ को पास कराना होगा। अगर वो पास हो गया, ठीक है, सुनना ध्यान से, अगर वो पास हो गया तो वो लॉ रहेगा, नहीं तो वो वहीं से लॉ की कैटेगरी में कंटिन्यू करना बंद कर देगा, मतलब वो लॉ नहीं रहेगा। ठीक है। जुडिशियल पावर भी होती है आर्टिकल 72 के अंडर, मतलब पार्डन की पावर है। जैसे देखो, ये कुछ वर्ड्स है जिनका मीनिंग समझो पहले। तो देखो, जो प्रेसिडेंट है उनके पास कुछ जुडिशियल पावर भी है। जैसे कभी सुना होगा कि प्रेसिडेंट ने पार्डनिंग इशू कर दिया, पार्डन कर दिया पनिशमेंट को। मतलब जब तुमको कोर्ट ने गिल्टी साबित कर दिया और तुम्हारी जो सजा है वो 7 साल है, तो तुम गए कि नहीं ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और प्रेसिडेंट ने इसको हटा के बिल्कुल जीरो कर दिया, मतलब पावर को हटा दिया, मतलब पनिशमेंट को एकदम निल कर दिया, तो उसे पार्डन करना कहते हैं। ठीक है। कम्यूटेशन, कम्यूटेशन मतलब चेंज द नेचर ऑफ पनिशमेंट। मतलब तुमको रिगरस इम्प्रिजनमेंट दिया था, उससे जाके प्रेसिडेंट ने बोला कि नहीं, तुम्हें सिंपल इम्प्रिजनमेंट देते हैं, तो उस चीज को कम्यूटेशन कहते हैं। ठीक है। रेमिशन मतलब रिड्यूस द टाइम पीरियड। मतलब ये 7 साल था, इसको 7 साल को कम करके इनने 6 साल कर दिया, उसको रेमिशन कहते हैं। ठीक है। ये सारी पावर्स प्रेसिडेंट के पास है। रिस्पाइट, रेड्यूस द टाइम ड्यू टू स्पेशल रीजन। मतलब जैसे कोई पर्सन है, उसकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ गई, या उसको सडन कहीं बाहर जा, मतलब कुछ हो गया स्पेशल रीजन की वजह से, तो अगर उसकी सेंटेंस को रिड्यूस किया तो उसे रिस्पाइट करना कहते हैं। ठीक है। एक चीज और होती है रिप्राइव, मतलब टेम्पररी स्टे ऑन पनिशमेंट। मतलब अभी के लिए बोल दिया कि नहीं, तुम्हारी पनिशमेंट कुछ नहीं है, उस पर स्टे लगा दिया। ऐसा नहीं है कोई डिसीजन दिया, बट स्टे लगाने को रिप्राइव करना है, रोक देना, उसे रिप्राइव करना कहते हैं। अब ये आता रहता है क्लैट में, इवन अगर क्लैट में नहीं आए तो ओलेट में आ सकता है, एलेट में आ सकता है। तो प्लीज इसको ध्यान रखना, विच इज इमरजेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं ना कहीं सुना ही होगा। 3 टाइप की इमरजेंसी होती है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 से रेगुलेट होती है, स्टेट इमरजेंसी 356 से, एंड जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो आर्टिकल 360 से। ठीक है। 3 टाइम हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी इम्प्लीमेंट हुई है, विच इज 1962 में इंडिया चाइना की वॉर जब हुई थी तब, इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी तब इन 1971, इन कुछ इंटरनल डिस्टरबेंस की वजह से जो चीज़ हुई थी, उस वजह से जब इमरजेंसी लगी थी, दैट इज इन 1975। अब इमरजेंसी के ग्राउंड क्या है नेशनल इमरजेंसी के? विच इज वॉर, अगर वॉर हो जाए, एक्सटर्नल अग्रेशन, किसी बाहरी देश ने कोई एक्सटर्नल अग्रेशन कर दिया, या आर्म रेबेलियन हो गया। देखो, वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन में डिफरेंस क्या है? वॉर में जब दोनों साइड से पार्टी अगर फाइट कर रही है, उसे वॉर कहते हैं। एक्सटर्नल अग्रेशन हम कुछ नहीं करते हैं, बट बाहर से कोई फाइट करने की कोशिश कर रहा है, उसे एक्सटर्नल अग्रेशन कहते हैं। तो ये जो चाइना और पाकिस्तान वाली वॉर हुई थी, ये एक्सटर्नल अग्रेशन पे ही इमरजेंसी लागू हुई थी। बट तुम सोचोगे कि इंटरनल डिस्टरबेंस, ये तो ग्राउंड है ही नहीं। देखो, इंटरनल डिस्टरबेंस पहले ग्राउंड हुआ करता था, पर उसको चेंज करके आर्म्ड रेबेलियन कर दिया गया अंडर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका मिसयूज बहुत किया गया था, एंड उस चीज को देखते हुए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में उसको चेंज करके आर्म्ड रेबेलियन कर दिया गया। ऑल्सो ऐसे, ठीक है, ऑल्सो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में एक और प्रोविजन ऐड किया था, जो कि था 20 एंड 21, जो आर्टिकल है वो सस्पेंड नहीं होगा ड्यूरिंग इमरजेंसी ऑल्सो। क्यों? क्योंकि देखो, जब इमरजेंसी लगती है ना,
पूरा देश एक ऐसी स्टेट में चला जाता है कि उसको रेगुलेट करना बहुत डेंजरस हो जाता है। सो उस केस में अगर लोगों का 20 एंड 21 आर्टिकल भी आपने सस्पेंड कर दिया ना, तो उन पे बहुत सारी अग्रेशन हो सकता है, उन पे बहुत सारा फोर्स यूज किया जा सकता है, या जैसे जो स्टेट है वो उन पे यू नो अग्रेसिव हो जाएगी। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए जो 20 एंड 21 आर्टिकल है उसको सस्पेंड नहीं होगा, ऐसा प्रोविजन ऐड किया था इन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, ये इसका कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता, ये इनडिफिनिट टाइम के लिए होती है। अब आते हैं स्टेट इमरजेंसी पे, जो कि आर्टिकल 356 में दी हुई है। स्टेट में लगती रहती है, इसलिए कोई इसका फिक्स नंबर नहीं है, मल्टीपल टाइम्स लगी है। इसके अराउंड्स भी थोड़े थोड़े सेम है। दिस इज एक्सटर्नल अग्रेशन, इंटरनल डिस्टर्बेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। ये मैक्सिमम 3 साल के लिए इम्प्लीमेंट होती है, उससे ज़्यादा ये एक्सटेंड नहीं हो सकती। अब आते हैं आर्टिकल 360 पे, जो कि है फाइनेंशियल इमरजेंसी। अभी तक हमारी कंट्री में कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी इन्वोक नहीं हुई है। ये क्यों होती है? ऑफ कोर्स जब अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए कंट्री में, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी को इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसका भी कोई डेफिनेट टाइम नहीं है, ये इनडेफिनेट टाइम के लिए भी लागू हो सकती है। तो ये होता है हमारा इमरजेंसी का पार्ट। एक बार इसको ध्यान से देख लेना क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है ना, अब आते हैं हमारे प्रॉबेबली द लास्ट टॉपिक, हाँ हमारे लास्ट टॉपिक पे, विच इज इंडियन जुडिशरी। तो इंडियन जुडिशरी में क्या आता है? सुप्रीम कोर्ट जो कि हमारी कंट्री में एक है, हाई कोर्ट हमारी कंट्री में जो कि 25 है। अब देखो, जो बेंच है, एक चीज ध्यान रखना, ये मे भी न्यूज़पेपर में पढ़ा हो कि सिंगल जज बेंच ने ये डिसीजन लिया, स्प्लिट बेंच ने ये डिसीजन लिया, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने। अब देखो, अगर एक जज की बेंच हो तो उसे सिंगल जज बेंच कहते हैं। ठीक है, अगर 2 जजेस की बेंच हो ना, तो उसे स्प्लिट बेंच कहते हैं, और अगर 5 या उससे ज्यादा हो तो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं। ठीक है, अभी तक हमारी कंट्री में लार्जेस्ट बेंच जो बनी है वो है 13 जजेस की, इन केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला वाले केस में। ठीक है ना, कोलिजियम सिस्टम क्या होता है? द अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस जब होता है उसे कोलिजियम कहते हैं। तो वो किस सिस्टम से अपॉइंट होते हैं? कोलिजियम सिस्टम। कोलिजियम सिस्टम में कौन कौन आता है? सीजेआई जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस रिकमेंडेशन देते हैं प्रेसिडेंट को एक नाम के साथ कि इनको बनाना है। प्रेसिडेंट के ऊपर ये बाइंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये उसी को बनाए जिनका नाम दिया गया है बाय कोलिजियम। ठीक है, आर्टिकल 124 में बात की हुई है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट शाल बी डन बाय प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद सीजीआई स्लैश जजेस। कोलिजियम के साथ कंसल्टेशन के बाद प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं जजेस इन सुप्रीम कोर्ट। अब 3 इम्पॉर्टेंट केस हुए हैं फॉर जजेस का अपॉइंटमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे क्लैट वाले पर्सपेक्टिव के लिए, क्योंकि करंट अफेयर्स पे बहुत बार आता है। ठीक है, अब देखो, पहला केस है एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कंसल्टेशन विद सीजीआई इज नॉट बाइंडिंग। तो 1982 में ये बताया गया था कि जो कंसल्टेशन हम कर रहे हैं सीजीआई के साथ वो नॉन बाइंडिंग नेचर है। मतलब प्रेसिडेंट को आप नाम दे सकते हो, लेकिन प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिप्शन पे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको अपॉइंट कर सकते हैं। बट ये थोड़ा वैसा नहीं हो गया कि सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट थोड़ा इधर उधर हो गया? क्यों? क्योंकि जो प्रेसिडेंट है वो तो यूनियन गवर्नमेंट का पार्ट है, तो वो कैसे अपॉइंटमेंट कर देंगे जुडिशरी का, क्योंकि वो तो लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। इसीलिए इस केस को रिवर्स करके बाइंडिंग कंसल्टेशन की बात की थी इन स्कारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन 1993। अब इनको चेंज कैसे किया? क्योंकि ये वाली जो थी ये 7 जज बेंच थी, एंड ये वाली जो थी ये 9 जजेस बेंच थी। तो 9 जजेस बेंच ने 7 जजेस बेंच वाली का जो जजमेंट था उसको रिवर्स कर दिया था। ठीक है, स्कारा का फुल फॉर्म क्या है?
सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन, तो ये ध्यान रख लेना अगर रखना हो तो। फिर आया के आर नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें कोलिजियम टू बी मेड ऑफ 5 members विच इज सीजीआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस। क्यों? क्योंकि पहले जो कंसल्टेशन देते थे ना, वो सिर्फ सीजीआई देते थे। ये सिर्फ एक ही पर्सन थे, लेकिन के आर नारायण ने बताया कि नहीं, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और इवॉल्व करना चाहिए, तो उसी के लिए इसको 5 member बॉडी बनाया गया, विच इज सीजीआई प्लस मोस्टली द 4 सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये मिलके एक नाम सिलेक्ट करेंगे, प्रेसिडेंट को देंगे, वही जो नाम है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देगा इन सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना। एनजेएसी एक एक्ट आया था बाय यूनियन गवर्नमेंट इन 2014। एनजेएसी मतलब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जो कि 6 member बॉडी थी। ये 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड हुआ था एनजेएसी। तो इसका क्राइटेरिया क्या था कि ये जो 6 member है, विच इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन होंगे इस कमेटी के, 2 सीनियर मोस्ट सीनियर सुप्रीम कोर्ट जजेस, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, 2 eminent person फ्रॉम द सिविल सोसाइटी अपॉइंटेड बाय सिलेक्शन कमेटी। सिलेक्शन कमेटी में कौन आएंगे? सीजीआई आएंगे, प्राइम मिनिस्टर आएंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन आएंगे। ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम क्या थी कि फिर से इनका इनरोलमेंट क्यों आया, इनका इन्वॉल्वमेंट ही क्यों आया। ये तो जुडिशरी की बात है ना, सेपरेशन ऑफ पावर है। तो इसको रिवर्स करते हुए एक केस हुआ विच इज कारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन 2015, जिसमें एनजेएसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और बोला ऐसा ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे कैसे कर सकते हो तुम, हमारा जुरिस्डिक्शन अलग है, जो जुडिशरी की पावर्स है वो अलग है, इसमें लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव इंटरफेयर नहीं करेगा, और उसी की वजह से एनजेएसी को डिक्लेयर कर दिया अनकॉन्स्टिट्यूशनल। हैप्पी एंडिंग। एक चीज और ध्यान रखना कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी पावर क्या है, रिट्स इशू कर सकती है, जो हमने पढ़ी है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन मतलब ये एडवाइस कर सकते हैं प्रेसिडेंट को। रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन, रिवाइजरी मतलब देखो अपना ही डिसीजन को रिव्यू करने की जो पावर है वो भी दी हुई है सुप्रीम कोर्ट को, कि जैसे अगर एक डिसीजन ले लिया बट आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम उनको लगा कि नहीं यार, इसमें हमारी थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैसे इसी केस में जो कंसल्टेशन थी वो पहले नॉन बाइंडिंग थी, तो उसे हटा के बाइंडिंग किया ना, तो उसी को कहते हैं रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन। अब देखो एपिलेट जुरिस्डिक्शन मतलब अपील करने की जो पावर है वो भी है, मतलब हाई कोर्ट से फिर डायरेक्ट जो अपील होगी वो सुप्रीम कोर्ट विच इज द लास्ट रिसोर्ट, वहां पे जाके अपील हो सकती है, एंड सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से आए हुए जो केसेस हैं उनको सुन सकता है। फिर आता है एक ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, मतलब अगर यूनियन वर्सेस स्टेट के जो केसेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है। अगर स्टेट वर्सेस स्टेट है उसके केसेस सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है। एंड यूनियन प्लस स्टेट वर्सेस स्टेट मतलब एक यूनियन और एक स्टेट ने केस फाइल किया एक दूसरे स्टेट के अगेंस्ट, जैसे यूनियन गवर्नमेंट ने और मध्य प्रदेश ने स्टेट केस फाइल किया अगेंस्ट उत्तर प्रदेश, तो वो केसेस भी है जो सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आज हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ कवर की, और आज आई थिंक आज की जो क्लास का टाइमिंग था वो थोड़ा ठीक था, आधे 1 घंटे की क्लास चलती है, उससे ज़्यादा मज़ा भी नहीं आता क्योंकि फिर प्रोक्रेस्टिनेशन होने लगता है। तो हमने जुरिस्डिक्शन भी कवर कर लिया, केसेस भी कवर कर लिए। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा हैंग होने लगा होगा कि कैसे चीज़ें चलने वाली। नेक्स्ट एक बार कमेंट से बता देना क्या पढ़ना चाहते हो, टॉट्स या कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके हिसाब से क्लासेस हो जाएंगी। आई थिंक टॉट्स पढ़ लेते, क्योंकि अगर कोचिंग वगैरह में भी इन्रोल्ड हो तो वहाँ पे भी सबसे पहले ऑल्दो टॉट्स ही पढ़ाते हैं, बट द थिंग इज कि अभी एमएचसीटी वगैरह की क्लासेस या एग्जाम्स आने वाली हैं, तो उस वजह से मैंने पहले कॉन्स्टिट्यूशन को कवर किया है। इसका जो पीपीटी है या पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेना एंड इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना इफ़ यू वांट। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो एंड दिस इज इट फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम
या तो टॉट्स पढ़ रहे होंगे, या तो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे होंगे, या तो ऐसे ही कुछ चिट चाट कर रहे होंगे, या कोई नया वीडियो लेके आ रहे होंगे। सो प्लीज़ अपने थॉट्स कमेंट्स में डाल देना कि कैसी लगी ये सीरीज़, क्या चाहते हो और नेक्स्ट पढ़ना। सो टेक केयर टिल देन, बाय बाय एंड सी यू सून।